धन्यवाद आपका। जी, तो अ वेरी गुड मॉर्निंग आप सभी को, आरसीएम के सारे सदस्यों को, सब पूरे परिवार को। मेरा नाम डॉक्टर कुणाल ज्ञानचंदानी है। मैं संत हिरदाराम योगा एंड नेचर केयर हॉस्पिटल आरोग्य केंद्र भोपाल में रेसिडेंट मेडिकल ऑफिसर और पब्लिक रिलेशंस ऑफिसर के रूप में कार्यरत हूँ। 4 साल से जो है मैं यहाँ पर मेडिसिन प्रैक्टिस कर रहा हूँ, और मेडिसिन जो है वो नेचुरोपैथी एंड योगा मेडिसिन है, जिसका मतलब कि ये है कि हम कोई भी अननेचुरल तरीका नहीं अपनाते हैं ठीक करने के लिए, पेशेंट्स को ट्रीट करने के लिए। पूरी तरीके से नेचुरल थेरेपीज है, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन है, डाइटरी मॉडिफिकेशन है। मतलब कि हम हमारा खान पान क्या रहता है दिन भर में, हमारी दिनचर्या क्या रहती है, हमारा दिन भर हमारी मानसिकता क्या रहती है, हम क्या काम करते हैं, बॉडी को क्या कंज्यूम करवाते हैं, ये सब जो है इस तरीके से हम अपनी पूरी जो जितनी भी बीमारियां हैं उनको प्रिवेंट भी करते हैं, मतलब उनको बॉडी में आने से रोकते भी हैं। और अगर किसी को ऑलरेडी दिनचर्या की बीमारियां हैं, लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स हैं, तो उनका हम इलाज भी नेचुरली ही करते हैं। कोई भी केमिकल्स, कोई भी अननेचुरल ड्रग्स, प्रोडक्ट्स, सर्जिकल मेथड्स, इंटरवेंशंस हम लोग ऐसे यूज नहीं करते हैं जो कि प्रकृति के नियमों के खिलाफ है। हम प्रकृति में वापस लौटाते हैं पर्सन को, जैसा कि हमारे ऋषि मुनियों ने, हमारे पूर्वजों ने हमें सिखाया है। इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन जो रहा है, उसके थ्रू ही हम, जिसको हम बोलते हैं घरेलू नुस्खे या फिर नेचुरोपैथी, जिसको प्राकृतिक चिकित्सा बोलते हैं, नेचुरल तरीके से हम जो है इलाज करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं बीसी छाबड़ा सर और टीसी छाबड़ा सर को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। उन्होंने आरसीएम परिवार में नेचुरोपैथी को इंट्रोड्यूस किया है। अभी तक जैसा कि सर ने बताया, 15 से 16 कैंप तो हमने सिर्फ केवल एक्सक्लूसिवली आरसीएम के लिए लगाए हैं, जिसमें हर कैंप में कम से कम 80 से 100 लोगों ने, तो हम देख देख सकते हैं 1600 लोग जो है वो एक्सक्लूसिव आरसीएम कैंप के थ्रू नेचुरोपैथी से जुड़ चुके हैं, नेचुरोपैथी प्रणाली को अपना चुके हैं। उसके अलावा हमारे हर कैंप में अभी तक हम लोगों ने 135 कैंप जो ऑर्गेनाइज किए हैं। हर कैंप में कम से कम 5 से 7 लोग आरसीएम के होते ही हैं। भले वो आरसीएम का कैंप हो चाहे आरसीएम का कैंप ना हो, कोई सा भी कैंप हो, आरसीएम के 5 से 7 लोग आते ही हैं, देश की अलग अलग जगहों से, जो कि जैसे इन्हीं मीटिंग्स के थ्रू, इन्हीं अवेयरनेस ड्राइव्स के थ्रू लोगों तक ये जो सिस्टम है नेचुरोपैथी मेडिसिन का, ये पहुंच रहा है। और सब लोग जो है अब कोविड के बाद, खासकर कोविड जो 2020 में हमारा पैंडेमिक आया था, उसके बाद खास करके लोग जो है एलोपैथिक मेडिसिन के साइड इफेक्ट्स को जान पाए हैं कि एलोपैथिक मेडिसिन से क्या नुकसान होता है, क्या साइड इफेक्ट्स होते हैं। उसकी जगह नेचुरल तरीके से कैसे हम खुद को, अपनी इम्यूनिटी को, अपनी वाइटलिटी को अच्छा रख सकते हैं। हमारा बॉडी का, हमें डिटॉक्सिफिकेशन, डीप क्लीनिंग, मतलब कि पूरी तरीके से शुद्धिकरण कैसे करना होता है नेचुरोपैथी के थ्रू, वो हम कर पाते हैं। तो वो हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो बेसिकली मैं आपको एक ब्रीफ में बता देता हूँ कि नेचुरोपैथी काम कैसे करता है। तो नेचुरोपैथी के बारे में जो लोग नहीं जानते हैं उन्हें मैं बता दूं कि नेचुरोपैथी ऐसा मानता है कि हमारा जो शरीर है, हमारा शरीर प्लस इस पूरे संसार में डॉक्टर कोई भी। कुणाल, वन जी मिनट। सर। जी अगर सर। आपका मोबाइल वर्टिकल होगा तो थोड़ा यूट्यूब पे और आप देख लें प्रैक्टिकली जैसा भी। इसको सर ऐसा कर दें। हाँ, यूट्यूब पे थोड़ा और अच्छा। ठीक है, इसको लैंडस्केप कर देते। यस। जी, तो मैं बता दूं ब्रीफ में कि नेचुरोपैथी कैसे वर्क करता है, नेचुरोपैथी की मान्यता क्या है। हमारा जो शरीर है और संसार में जो भी वस्तु बनाई गई है, वो पंच तत्व से, पंच महाभूत से बनी है, जिसमें आ जाता है हमारा फायर, अग्नि, वाटर, जल, वायु, एयर, ईथर मतलब स्पेस, और पृथ्वी, अर्थ। इन पांच इन पांच तत्वों से हमारा शरीर प्लस इस संसार की कोई भी वस्तु बनाई गई है। तो हम नेचुरोपैथी में ये मानते हैं इन 5 तत्वों से हमारा शरीर बना है, तो इन 5 तत्वों के बैलेंस से ही
हमारा शरीर जो है वो हेल्दी रहता है, और इन 5 तत्वों की मदद से ही हम इस शरीर को रिपेयर कर सकते हैं। इसमें जो भी बीमारी है, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, उसको हम ट्रीट कर सकते हैं। तो नेचुरोपैथी में हम इन 5 तत्वों का को हे के से हेल्प लेके शरीर का इलाज करते हैं। तो इसमें हम लोग कैसे देखते हैं, जब भी इन 5 तत्वों में से कोई भी डिसबैलेंस होता है, तो शरीर में प्रॉब्लम्स आती हैं। तो हम जो है नेचुरोपैथी में सबसे पहले तो, जैसा कि सर ने बताया, कि आहार सबसे ज़्यादा महत्व रखता है। हम दिन भर क्या खा रहे हैं, हम अपनी बॉडी को ऊर्जा कैसे दे रहे हैं, हम क्या कंज़्यूम कर रहे हैं, वो सबसे इम्पोर्टेंट है। तो हम ये देखते हैं कि आजकल एलोपैथी के हिसाब से लोग दवाइयों को खाने की तरह लेते हैं। मतलब कि इतना ज़्यादा डोज़ेज है दवाइयों का, हर बीमारी के लिए अलग दवा है, हर बीमारी के लिए मल्टीपल दवाइयाँ हैं। और वो सारी दवाइयाँ केमिकली प्रोड्यूस्ड है, केमिकली मैन्युफैक्चर्ड हैं, जिनका इफ़ेक्ट कहीं न कहीं हमारे लिवर पे, हमारे किडनी पे, हमारे हार्ट पर आता है। लगभग 90% दवाइयों का साइड इफ़ेक्ट जो है वो कॉन्स्टिपेशन होता है। हमारी इंटेस्टाइन सही से काम नहीं कर पाती हैं, और वो जो है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में प्रॉब्लम्स क्रिएट करती हैं, जैसे कि कब्ज़ हो गया, इंडाइजेशन हो गया, गैस्ट्राइटिस हो गया, ब्लोटिंग हो गई, है ना? तो क्योंकि इंडिया में ही देखा जाए या फिर वर्ल्ड में ही, आप हर हर तीसरा आदमी जो है वो कॉन्स्टिपेशन से पीड़ित है, क्योंकि आजकल का लाइफ़स्टाइल ऐसा हो गया है, इतना खराब खान-पान और रहन-सहन हो गया है कि हम लोग को दवाइयाँ लेनी पड़ती हैं। हम लोग उसके एलोपैथी का जो ट्रैप है उसके अंदर इतना बुरी तरीके से फँस गए हैं। तो एक वो चीज़ है, तो हमारा खान-पान हम सुधारते हैं नेचुरोपैथी में। हम लोग कोशिश करते हैं कि हम लोग दवाइयों से टोटली इंडिपेंडेंट हो जाएँ। उसके अलावा योग और प्राणायाम का महत्व है हमारे बॉडी में। जो हम लोग काम करते हैं, हमारा मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम है, हमारी मसल्स हैं, बोन्स हैं, जॉइंट्स हैं, जो हमको फिज़िकली एक्टिव रखता है। हमारा पोस्चर, हम लोग क्या मूवमेंट्स करते हैं, दिन भर में हम कितनी फिज़िकल एक्टिविटी करते हैं, व्यायाम कितना करते हैं, बॉडी का मूवमेंट हम कितना करते हैं, वो बहुत ज़रूरी है। तो योग और प्राणायाम से हम अपना बॉडी का मूवमेंट और बॉडी के अंदर जो ऑक्सीजन सर्कुलेशन है, जो प्राण वायु है, उसको हम लोग बैलेंस करते हैं, उसको मेंटेन करते हैं योग और प्राणायाम से। तीसरा आ जाता है नेचुरोपैथी के उपचार। नेचुरोपैथी के उपचार, जैसा कि मैंने बताया, तत्व की मदद से करते हैं। तो उसमें जल चिकित्सा, मतलब कि हाइड्रोथेरेपी, उसके अलावा मड थेरेपी हम लोग करते हैं अर्थ एलिमेंट को यूज़ करके। उसके अलावा हम लोग जो है इसके अंदर जो अ, हाइड्रोथेरेपी के साथ मड थेरेपी, मसाज थेरेपी, ये भी आ जाता है, जिससे कि बॉडी रिलैक्स होती है, बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन बैलेंस होता है। प्लस एक हमारे भगवद गीता में बताया गया है, जो हमारे पूर्वजों ने हमें सिखाया है, लंघनम परम औषधम, मतलब कि फास्टिंग इज़ द अल्टीमेट क्योर। फास्टिंग मतलब उपवास चिकित्सा जो हम लोग करते हैं, बॉडी को हम लोग रेस्ट देते हैं, बॉडी को हील होने के लिए टाइम देते हैं, वो हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम अपने बॉडी को ओवरलोड ना करें खिला-खिला के। इसलिए हम लोग फास्टिंग थेरेपी, उसको एज़ अ थेरेपी हम लोग हेल्प लेते हैं, उपवास चिकित्सा करते हैं, और उससे हम बड़ी से बड़ी बीमारी का इलाज कर पाते हैं, जो कि ईथर एलिमेंट में आ जाता है। तो यहाँ पर हम लोग जो है जल चिकित्सा, जो कि है हाइड्रोथेरेपी, इसमें हम जल का हेल्प लेते हैं। मड थेरेपी में हम अर्थ का हेल्प लेते हैं। फास्टिंग थेरेपी में हम लोग ईथर का हेल्प लेते हैं। बॉडी में जो मेटाबॉलिक फायर है, हम लोग जो धूप स्नान लेते हैं, सन बाथ लेते हैं, जिसको हीलियोथेरेपी बोलते हैं, उसमें हम लोग अपने बॉडी के मेटाबॉलिक फायर को मेंटेन करते हैं। प्लस हम धूप से अग्नि जो तत्व है उसकी हेल्प लेते हैं। उसके अलावा वायु, जो हमारे बॉडी के अंदर एम्प्टी स्पेसेस है, जो एयर है, जिसमें कि हम लोग प्राणायाम कर रहे हैं, हम लोग उसके अलावा जो भी एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, अपने प्राण वायु को हम बैलेंस कर रहे हैं, तो इन तत्वों से हम लोग नेचुरोपैथी में इलाज करते हैं। तो ये एक ब्रीफ है। बेसिकली नेचुरोपैथी एक सिस्टम ऑफ मेडिसिन तो है ही, उसके अलावा अपने आप में एक पूरी लाइफ़स्टाइल है। तो इसका मतलब ये है कि आप अगर किसी भी नेचुरोपैथी रिट्रीट सेंटर या नेचुरोपैथी हॉस्पिटल में जा रहे हैं, वहाँ पर आपके जाने का पर्पस केवल इलाज नहीं है, वहाँ पर आपको ट्रेनिंग भी दी जाएगी। आप लोग वहाँ पर 8 दिन, 10 दिन में जो भी इलाज लेंगे, उसको सीखेंगे और घर पे आके उसको कंटिन्यू करेंगे, अपने लाइफ़स्टाइल में इंटीग्रेट करेंगे। तो कभी भी जितनी भी ये लाइफ़स्टाइल बीमारियाँ आपने सुनी है, बीपी, शुगर, थायरॉइड, अस्थमा, फैटी लिवर, कॉन्स्टिपेशन, ओबेसिटी, उसके अलावा मेटाबॉलिक प्रॉब्लम्स, मस्कुलोस्केलेटल प्रॉब्लम्स, उसके अलावा हार्मोनल प्रॉब्लम्स, ये कोई भी बीमारियाँ आपको परेशान नहीं करेंगी।
इसमें हमारा मॉनेटरी बेनिफिट भी होता है, हमारे डॉक्टर के इन्वेस्टिगेशन के, कंसल्टेशन के खर्चे, इसके अलावा महंगी दवाइयों से हमें राहत मिलती है। इसके अलावा हमें हेल्थ बेनिफिट ये होता है कि हमारी बॉडी हमेशा एक्टिव फील करती है, लॉन्गेविटी आती है, मतलब कि हम ज्यादा से ज्यादा समय तक, मतलब कि देखा जाए तो हमारे पूर्वज जो थे वो 80 85 90 95 साल तक एकदम एक्टिव रहते थे। आज जो है 60 65 साल के बाद ही बहुत ही लिथार्जी आ जाती है, दवाइयों पे डिपेंडेंट हो जाते हैं या किसी और पे डिपेंडेंट हो जाते हैं। इस सब से हम बच सकते हैं और अपनी बॉडी को लंबे समय तक हेल्दी रख सकते हैं। हम खुद को फिजिकली, मेंटली, इमोशनली और सोशली एक्टिव रख सकते हैं और कम्युनिटी में हमारा जो भी रोल है, जो भी योगदान है, वो ज्यादा समय तक दे सकते हैं। तो ये नेचुरोपैथी का एक ब्रीफ है कि हम नेचुरोपैथी में क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, और बहुत ही रीजनेबल और चीप थेरेपीज हैं। ज्यादा इसमें खर्चा नहीं है, ज्यादा मशीन्स का यूज नहीं है, बहुत ही आधुनिक हमको इक्विपमेंट्स नहीं चाहिए होते हैं। बहुत ही सिंपल वेज में घर पे भी हम इस पूरी थेरेपी को, इस पूरे सिस्टम ऑफ मेडिसिन को फॉलो कर सकते हैं, खुद भी कर सकते हैं और अपने कम्युनिटी, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, फैमिली सबको हम बहुत ही इजीली सिखा के सबको हेल्दी रख सकते हैं। और वही काम जो है, जैसा कि आप देख रहे हैं कि आरसीएम ने इस काम को शुरू किया है, इस सिस्टम ऑफ मेडिसिन को, नेचुरोपैथी सिस्टम ऑफ मेडिसिन को ज्यादा से ज्यादा तक लोगों तक पहुंचाने का काम किया है। पूरी कम्युनिटी को, पूरे हमारा जो समाज है उसको ये बेनिफिट दिया है कि हम बैक टू रूट्स, अपने हम अपने जो आधार है उस पर हम लोग वापस आ सके और इंडियन तरीके से खुद को ठीक रख सके, खुद को एक्टिव रख सके। तो नेचुरोपैथी का ये ब्रीफ है। इसके बारे में आपको जो भी क्वेश्चंस हैं, जो भी कोई डाउट्स हैं कि हम कैसे कर सकते हैं, क्या ये घर पे करना प्रैक्टिकली पॉसिबल है, आज के शेड्यूल, आज के बिजी लाइफस्टाइल के साथ इसको इंटीग्रेट करने में क्या डिफिकल्टीज आती है, उस सब के बारे में आज हम बात करेंगे। अब मैं समझता हूँ कोई भी साथी ये चाह रहे संबंधित हैं, हैंड कर रहे हैं अशोक, ये आप पूछिए। सर मेरा सवाल था कि जैसे बीपी की प्रॉब्लम हो तो उसको सही करने के लिए कौन सी थेरेपी अपने इसमें यूज ले सकते हैं? बीपी के लिए? हाँ जी। ठीक है, देखिए बीपी आपने ब्लड जैसा प्रेशर हाई रहता बताया, है सर। ब्लड प्रेशर हाई रहता है, मतलब कि हाइपर टेंशन, उच्च रक्तचाप, है ना। तो ये अगर हम आज की डेट में देखें तो बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम बन चुकी है। लगभग हर दूसरे व्यक्ति को बीपी की समस्या है और हर दूसरा व्यक्ति जो है बीपी की दवाई लेता है। तो बीपी सबसे पहले तो देखा जाए तो क्यों होता है हमको, बीपी होने के 3 मूल कारण हैं। पहला, स्ट्रेस। हम जो बिजी लाइफस्टाइल में स्ट्रेस, टेंशन लेते हैं, हम लोग जो अपने दिमाग को इतना एंगेज करके रखते हैं किसी भी एक चीज के पीछे, तो क्या होता है कि जब हम स्ट्रेस लेते हैं तो हमारा जो ब्लड है, हमारे बॉडी के अंदर टेंशन वाले हॉर्मोन्स रिलीज होते हैं। जब हम टेंशन लेते हैं तो हमारा हार्ट जो है वो तेजी से बीट करता है, हम थोड़ा सा पैनिक स्टेट में आते हैं कि यार इस बात का टेंशन है, स्ट्रेस है। तो जब हार्ट तेज बीट्स लेता है, तेजी से काम करता है, तो ब्लड जो है वो जल्दी जल्दी सर्कुलेट होता है बॉडी के अंदर, और हमारी जो आर्टरीज हैं और जो वेन्स हैं, जो हमारे ब्लड को बॉडी में कैरी करती हैं, वो उनकी वॉल्स होती हैं। हमारा जो खान पान है उसमें हमारे आजकल बहुत ज्यादा तीखा, मिर्च मसाला, स्पाइसी, नमक के हम आदी हो गए हैं। उस वजह से जो हमारा जो ब्लड है वो थिक होता है, हमारी जो वॉल्स है वो प्रेशर लगाती हैं, इस वजह से बीपी हाई होता है। उसके अलावा हम लोग जो फास्ट लाइफस्टाइल जीते हैं, हमारे पास प्रॉपर रेस्ट करने का टाइम नहीं है। हम लोग जो है हमेशा, हमारा जो ब्रेन है वो एक्टिव रहता है, हम लोग सोच में लगे रहते हैं कि अब हमें ये करना है, ये करना है, ये करना है। तो पहले जो था, एक स्लो लाइफस्टाइल हम लोग जीते थे, एक नियमित समय हम अपने काम को देते थे, बाकी का नियमित समय अपने परिवार को देते थे, और थोड़ा नियमित समय जो है हम अपने स्वास्थ्य के लिए देते थे। आजकल जो है वर्क वर्क वर्क, बहुत सारा स्ट्रेस आ गया है, जैसे कि आप कॉर्पोरेट में देखेंगे या फिर कहीं पर भी एक रेस चल रही है। तो ये 3 मूल कारण है। पहला हो गया हमारा स्ट्रेस, दूसरा हो गया हमारा गलत खान पान, तीसरा हो गया हमारा इम्प्रॉपर रेस्ट। इन 3 वजह से बीपी की प्रॉब्लम आती है। तो सबसे पहली बात, अगर हम मूल कारण देखें तो हमको मूल कारण पे ही काम करना रहता है। नेचुरोपैथी हमें यही सिखाता है कि हम जड़ से खत्म करें बीमारी को। तो 3 चीजें को हमको ध्यान रखना है कि हम प्रॉपर रेस्ट लें,
हम खाने में ज्यादा चटपटा, तीखा या जंक फूड अवॉइड करें। अगर हम सात्विक फूड लेंगे, हम प्रॉपर रेस्ट करेंगे और स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स की हेल्प लेंगे, तो हमारा बीपी जो है वो कंट्रोल में रहेगा। तो मैं कुछ बेसिक स्पेसिफिक चीजें बता देता हूँ बीपी को कंट्रोल में रखने के लिए कि हम कैसे रख सकते हैं। सबसे पहली बात, अगर हम प्राणायाम और योगा डेली बेसिस पे करते हैं, तो योगा और प्राणायाम से क्या होता है, प्राणायाम हमारे माइंड को शांत करता है, हमारे बॉडी के अंदर प्राणवायु को प्रॉपर बैलेंस में लेके आता है, मेंटेन करता है उससे। और योगा से हमारा जो पूरा बॉडी का मूवमेंट है, ब्लड सर्कुलेशन बनता है, हमारे मसल्स और जॉइंट्स हेल्दी रहते हैं, बॉडी में स्ट्रेचिंग और फ्लूइड मोशन बना रहता है। तो उससे हमको फायदा होता है, हम रिलैक्स कर पाते हैं अपने माइंड को, अपनी बॉडी को। योगा और प्राणायाम हम डेली करेंगे, प्रॉपर हम रेस्ट लेंगे, और खासकर बीपी के लिए हम 3-4 चीजें जो करते हैं। सबसे पहले हम लोग जो है वो जल का इस्तेमाल करेंगे, हॉट फुट बाथ। जब हम 20 मिनट के लिए अपने पैरों को गर्म पानी की बाल्टी में, कुनकुने गर्म पानी की बाल्टी में भिगो के रखेंगे, 20 मिनट सिर्फ हमको अपने पैर जो है गर्म पानी में भिगो के रखने हैं, हमारा जो ब्लड सर्कुलेशन है वो पैर की तरफ जाएगा और हमारा ब्रेन जो है वो कूल डाउन होगा। मतलब कि नेचुरोपैथी ये कहता है कि हमारा जो मस्तिष्क है, जो हमारा हेड है, हमारा ब्रेन साइड है, वो कूल होना चाहिए, और हमारे पैर है जो मूवमेंट पूरा टाइम करना है, वहां पर गर्माहट होनी चाहिए। तो हॉट फुट बाथ से ये होता है कि हमारा ब्लड सर्कुलेशन पैर की तरफ जाता है, उससे हमारा बीपी कंट्रोल में आता है। दूसरी चीज, हम जो प्रॉपर रेस्ट करते हैं या योगा प्राणायाम करते हैं, जो मेडिटेशन करते हैं, उससे हमारा बीपी कंट्रोल में रहता है। तीसरी चीज, हम जो खाते पीते हैं उसमें अगर हम नमक को कम रखें, चटपटा, तीखा, मिर्च मसाला, तला भुना कम खाएं, तो हमारा बीपी नहीं बढ़ेगा, क्योंकि हमारा उसमें ब्लड सर्कुलेशन, ब्लड जो है हमारा क्लीन रहेगा, उसकी जो थिकनेस है, उसका जो टेक्सचर है वो हमारा मेंटेन रहेगा। और उसके अलावा नेचुरल मेडिसिन जो हम बीपी के लिए ले सकते हैं, जब भी हमें ऐसा लगे कि हमारा बीपी जो है वो शूट कर रहा है या थोड़ा हाई तरफ है, या कंसिस्टेंटली जो है वो जो नॉर्मल रेंज है उससे ऊपर आ रहा है, तो हम अदरक, लहसुन, जो नेचुरल हर्ब्स हैं, अदरक और लहसुन, जिंजर एंड गार्लिक, उसको हम लोग यूज करते हैं। उसको कूट के उसमें थोड़ा सा पानी मिला के उसका रस हम एक्सट्रैक्ट करते हैं, और केवल आधा चम्मच, डेली आधा चम्मच जब हम अदरक लहसुन का रस लेते हैं, तो हमारा बीपी मेंटेन रहता है। हमको किसी भी एंटी हाइपरटेंसिव दवाई की आवश्यकता नहीं पड़ती है, हमें बीपी की दवाई लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अगर हम ये सिर्फ केवल 3-4 चीजें डेली बेसिस पे करेंगे तो बीपी को ऐसे हम नेचुरोपैथी से मैनेज करते हैं। थैंक यू, थैंक यू। आगे बुलाएं सर? हाँ जी, सभी साथी एक बार जाग जाइए, थोड़ा हिलुल के आराम से बैठ जाइए। वो सवाल सर का अकेले का था, लेकिन वो सभी के काम का था, सभी के था इसलिए जी। कई बार ऐसा नहीं है कि भाई सवाल मैंने तो पूछा ही नहीं, तो मैं मतलब वो सवाल लगभग जवाब सभी के लिए अनुकूल। आगे बुलाते हैं संजीव सर, आप आइए, और बाकी साथी नोट डाउन करिए। जैसे ये प्रॉब्लम आपके पास भी कोई साथी बोलेंगे, तब क्या मतलब इंतजार करेंगे ना, फिर से वीडियो देखेंगे? तो अभी लिख के रखिए कि इनका ये उपचार है, तो ये लिख के रखिए, और रिपीट भी ना हो, ध्यान से सुनिए। जी आइए संजीव सर। धन्यवाद कुणाल सर आपको। सर मेरा सवाल है कि केम का शेड्यूल कैसे होगा, रहने की व्यवस्था क्या होगी, क्या हम अपने फैमिली को लेके जा सकते हैं, और पर पर्सन का एक्सपेंसेस क्या होगा सर, ये जानना। जी भैया, ये ना बाद में बता देंगे आपको, थोड़ा सा जो चल रहा हो। आइए ये आप मेरे से पूछ लेना संजीव जी, मैं आपको पूरा शेड्यूल भेज दूंगा। जी सर। आइए एम.ए. खान सर। मुझे सर पूछना था कि एलर्जी का इलाज कैसे करें नेचुरल तरीके से। देखिए, एलर्जी बहुत टाइप्स की होती है। सबसे पहले हमें मूल कारण देखना है कि एलर्जी बॉडी में क्यों हो रही है। एलर्जी हमको बॉडी में तभी होती है जब हमारी इम्यूनिटी जो है वो कमजोर है। हमारे शरीर में जो आईजीई, जो व्हाइट ब्लड सेल्स हैं, आईजीई जो एलर्जी में हमारा काम करते हैं, हमें बचाते हैं, वो अगर बॉडी में बढ़ गए हैं, मतलब कि इम्यूनिटी बहुत कम हो गई है, आईजीई जो है वो हाइपर एक्टिव पे आ गए हैं, और वो हमको एलर्जिक सिम्टम्स प्रोड्यूस करता है। जैसे कि किसी का इम्यूनिटी कम होने की वजह से उसको डस्ट से, मतलब कि धूल मिट्टी से
ज्यादा तकलीफ होती है तो उसको बार बार खांसी आना, छींक आना, ये सब सिम्टम्स दिखाई देते हैं। कोई व्यक्ति की इम्यूनिटी कम है और वो अगर कुछ स्पेसिफिक खा रहा है, तो जैसे मान लें कि अगर किसी की इम्यूनिटी कम है और उसने कुछ खटास ले ली, नींबू ले लिया, मौसमी ले ली, या पाइनएप्पल ले लिया, या आंवला ले लिया, तो उसके जोड़ों में दर्द शुरू हो जाता है, या फिर उसको ऐसा कुछ रेस्पिरेटरी सिम्टम या पेट में तकलीफ या स्किन पे प्रॉब्लम दिखाई देने लगती है, उसको हम बोलते हैं एलर्जिक सिम्टम, जिसमें किसी एक वस्तु से, किसी एक एंटिटी से उसको जो है तकलीफ हो रही है, उसकी बॉडी उस चीज को नहीं एक्सेप्ट कर पा रही है और वो रिएक्शन में एलर्जिक सिम्टम आ रहा है, जिसको हमारे बॉडी के अंदर आईजीई ब्लड सेल्स जो है वो बैलेंस कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में हमारा काम यह है कि हम मूल कारण पे काम करें और अपने इम्यूनिटी को इनहेंस करें। इम्यूनिटी को इनहेंस करने के लिए नेचुरोपैथी में तरीका बताया गया है, जैसा कि मैंने बताया। सबसे पहली बात, बॉडी को फास्टिंग सिखाएं, बॉडी को उपवास चिकित्सा सिखाएं। उपवास चिकित्सा से बॉडी खुद को हील करने के लिए टाइम देती है। हम अपनी बॉडी को जो है हील करने का चांस देते हैं। जी सर। सर एक बार आप ना फिर से अनम्यूट कर लीजिए, कुणाल सर जी। जी जी, मैंने अनम्यूट कर दिया। तो एलर्जी का, जैसा कि मैं बता रहा था, बेसिकली एलर्जी को ठीक करने का पूरी दुनिया में किसी भी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में एक ही तरीका है कि हम अपनी इम्यूनिटी को अच्छा करें, अपनी वाइटलिटी को बढ़ाएं, अपनी बॉडी को रेजुविनेट करें, और इसको सही करने का, इम्यूनिटी को अच्छा करने का एक ही तरीका है, रिटर्न टू नेचर। हम जो है फास्टिंग करें, हम अपनी दिनचर्या ठीक करें, हमारी बॉडी में इतनी स्ट्रेंथ होनी चाहिए कि किसी भी एलर्जन से, किसी भी वस्तु से हमको जो है एलर्जिक रिएक्शन नहीं आना चाहिए, वो बॉडी अपने लेवल पे उसको डील कर ले। हमको किसी भी एंटी एलर्जन की जरूरत ना पड़े, कोई भी दवाई लेने की जरूरत ना पड़े। अगर हमारी इम्यूनिटी अच्छी होगी तो हमको एलर्जी से फर्क ही नहीं पड़ेगा। इम्यूनिटी अच्छे करने के लिए जो भी तरीके हैं नेचुरोपैथी में, वो सारे हम अपनाएंगे और एलर्जी होने ही नहीं देंगे। जी धन्यवाद सर। आइए शोभनाथ सर, शोभनाथ सर। थैंक यू डॉक्टर साहब। मेरे चाचा जी हैं, लगभग 70 साल के हैं, उनके घुटनों में दर्द रहता है, वजन लगभग 85 किलो है। जी, तो बेसिकली घुटनों में जब दर्द रहता है एज से रिलेटेड, उसको हम गठिया बोलते हैं, ऑस्टियोआर्थराइटिस बोलते हैं। ये क्यों आता है? एज बढ़ते बढ़ते इतनी सारी पॉपुलेशन में घुटनों की तकलीफ क्यों आती है? घुटने कहाँ होते हैं? पैर में। पैर का काम होता है पूरी बॉडी को बैलेंस करवाना, पूरा मूवमेंट जो है वो पैरों पर डिपेंड करता है। हमारी एक तरीके से पूरा हमारा शरीर वो हमारे घुटनों पे, हमारे पैरों पे बना हुआ है। तो जैसा कि आपने बताया कि उनकी एज 70 है और उनका वजन 85 है, तो एक तो देखा जाए तो वजन थोड़ा जो है ज्यादा है, ये ओवरवेट की कैटेगरी में आ जाते हैं। प्लस मैं बता देता हूँ कि एज के साथ साथ हमारे जॉइंट्स, हमारे जो जोड़े हैं और हमारे जो बोन्स हैं वो कमजोर क्यों होती है? देखिए, हम जो खान पान लेते हैं, अभी इंडिया में लगभग हर किसी को चाय पीने की आदत है, आदत नहीं कहूंगा, लत कहूंगा, चाय पीने की लत है। तो जो भी हम खान पान गलत लेते हैं वो हमारी बॉडी में एसिडिटी प्रोड्यूस करता है, जैसे कि चाय, तला भुना, बटर, तेल, घी, चिकनाई, बेसन, मैदा, तीखा, मिर्च, मसाला, ये सब जो है शरीर में एसिडिटी पैदा करता है। उस एसिडिटी को ठीक करने के लिए शरीर जो है वो जोड़ों से और हड्डियों में से कैल्शियम निकाल के पेट को देता है कि ये एसिडिटी ठीक हो। लेकिन जैसे ही जोड़ों और हड्डियों में से कैल्शियम निकला, वहां पे कमजोरी आ जाती है। हमारे जो घुटनों की जो जॉइंट है उसमें इतना गैप होना चाहिए, इतना गैप, और उसके बीच में फ्लूइड होता है जो हमारे उसको लुब्रिकेशन का काम करता है। जब हम मूव कर रहे हैं, दिन भर चल रहे हैं, तो ये मूवमेंट होना है, तो यहाँ पर उसका गैप बहुत जरूरी है, वो फ्लूइड का होना जरूरी है। एज के साथ साथ वो फ्लूइड कम हो रहा है क्योंकि वहां से कैल्शियम निकाला गया है, हड्डियां कमजोर है, तो वो पास आ जाती हैं। पास आ जाती हैं तो वहां पे सूजन हो जाती है, हड्डियां आपस में टकराने लगती हैं, टकरा रही हैं, काम कर रही हैं, तो वहां पे दर्द पैदा हो रहा है, सूजन पैदा हो रही है, और वहां पे धीरे धीरे ऐसी हालत एक टाइम पे आ जाती है कि घुटना जो है वो पूरा खराब हो जाता है और डॉक्टर बोलता है कि नी रिप्लेसमेंट की आवश्यकता है, घुटना बदलना पड़ेगा। तो उससे बचने के लिए ये है कि हमको पहले तो अपना खान पान सही रखना है, एसिडिक डाइट नहीं होनी चाहिए, डाइट जो है हमारी जो है वो सात्विक होनी चाहिए। प्लस जब ये घुटनों की प्रॉब्लम आने लगे तो हमको टोटली डाइट अपनी चेंज कर देनी है।
कच्चे आलू का रस बहुत बेनिफिशियल होता है गठिया में, क्योंकि वो शरीर में से सूजन को कम करता है, उस फ्लूइड को वापस लेके आता है। और हम जब सिकाई करते हैं, हम लोग सरसों का तेल यूज करते हैं, गर्म पानी यूज करते हैं उस जॉइंट को सिकाई करने के लिए, वो हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल है। और हम जो धूप स्नान लेते हैं, डेली हम धूप में बैठते हैं, उससे हमारी बॉडी में कैल्शियम और विटामिन डी का फॉर्मेशन होता है, तो वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये सारी टेक्निक्स होती हैं अपने जोड़ों में से दर्द को ठीक करने के लिए, उसको रिकवरी के लिए। जी धन्यवाद सर। आइए जय सिंह सर। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर, कुणाल सर। थैंक यू अ, सर। मुझे 3 रोग का, एक पाइल्स का, और ये टाइफाइड, और ये पूरा ये नेक नेक पेन और स्पाइनल पेन, तीनों है सर। ये तीनों रोग बहुत लोग का भी सवाल हो सकता है सर। ठीक है, तो सबसे पहले हम जो है पाइल्स की बात करते हैं कि पाइल्स क्यों होता है। पाइल्स का मतलब समझिए पहले वो क्या है। हमारे जो गरुड़ द्वार है, जहाँ से हम लोग अपना मलमूत्र विसर्जन करते हैं, हम लोग फ्रेश होते हैं, वहां पे जब हमारा जो मल है वो टाइट बनता है, जब हमको प्रेशर लगाना पड़ता है, तो वहाँ की जो नसें हैं उन पे प्रेशर आता है, लोड आता है, और वो जो है फूल जाती हैं। और वो पाइल्स अचानक से एक रात में नहीं होता है, बहुत टाइम के बाद जो कॉन्स्टिपेशन, बहुत टाइम से जिनको कॉन्स्टिपेशन है, बहुत टाइम से कब्ज है, उनको पाइल्स की शिकायत देखने मिलती है। तो सबसे पहली बात है, हम लोग अपने डाइट में फ्लूइड और फाइबर कम लेते हैं। हम लोग का जो बेसिक डाइट है वो सिर्फ रोटी सब्जी दाल चावल बन गया है। हम लोग फ्रूट, सैलेड, स्प्राउट, जूसेस, सूप्स ना के बराबर लेते हैं। 10% भी हमारी डाइट जो है वो नेचुरल नहीं है। 90% से ज्यादा हमारी डाइट जो है वो कुक्ड डाइट है। तो हम लोग जब फल फ्रूट फाइबर फ्लूइड ये सब नहीं लेते हैं, तो हमारे शरीर में जो मल बन रहा है वो टाइट बन रहा है, हमारे शरीर को अच्छे से वो पानी और न्यूट्रिएंट नहीं मिल पा रहा है, इसलिए हमको कब्ज हो रहा है। कब्ज हो रहा है तो टाइट मोशन हो रहा है, टाइट मोशन हो रहा है तो हम लोग गरुड़ द्वार में ज्यादा प्रेशर लगा रहे हैं, उस वजह से पाइल्स हो रहा है। सबसे पहली बात तो अपना खान पान जैसे ही ठीक करेंगे तो आपका कॉन्स्टिपेशन जो है वो ठीक हो जाएगा। कॉन्स्टिपेशन ठीक हो जाएगा तो स्मूथ मल बनेगा, उसमें हमको लोड लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और हमको पाइल्स नहीं होगा। दूसरी बात, जब हमको टाइट मोशन होता है तो हम लोग प्रेशर जो है वो गरुड़ द्वार से लगाते हैं, वो एक गलत तरीका है। प्रेशर हमको अपने पेट की मसल से लगाना है। पेट में जो हमारी मसल्स होती हैं, जो हमारी आंतें होती है, उसके ऊपर जो मसल्स है, उसको जब हम, जैसे टेक्निक होती है, जैसे जब हमको पेट अंदर दिखाना होता है तो हम कैसे पेट अंदर खींच लेते हैं, सांस रोक लेते हैं, वैसा मूवमेंट अगर हम रैपिडली करते हैं मोशन के टाइम पे, तो प्रेशर पेट से लगता है, तो वहां पे कोई पाइल्स वाली शिकायत नहीं आएगी। हमको नीचे से प्रेशर ना लगाते हुए पेट को प्रेशर लगाना है, तो हमको इजीली हम लोग जो है वो फ्रेश हो पाएंगे। और अगर पाइल्स हो चुका है तो खान पान सही करने के साथ साथ कटी स्नान जिसको बोलते हैं, हिप बाथ, एक प्लास्टिक के टब आप घर में रख सकते हैं, उसमें कुनकुना पानी भरिए और डेली सुबह शाम 20 मिनट उस पानी में आप बैठिए, तो जो हमारा गरुड़ द्वार है वहां पर रिलैक्सेशन होगा, वहां पे ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा, और वो जो फूल गई है नसें वो रिलैक्स हो जाएंगी और वो पाइल्स धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। एक चीज। दूसरी चीज आपने बताई आपको स्पाइन और सर्वाइकल का प्रॉब्लम है, तो जो घुटनों का मैंने बताया वही रीजन है। हमारे स्पाइनल जो हमारा वर्टिब्रल कॉलम है, जो हमारी रीढ़ की हड्डी है, उसमें से कैल्शियम कम हुआ है एसिडिटी बढ़ने की वजह से, तो वहां पर जो है कमजोरी आई है, इसलिए हमारा गर्दन में, हमारा कमर में दर्द आ रहा है। प्लस हमारा पोस्चर, दिन भर अगर हम कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं, डेस्क जॉब है, मोबाइल चलाना ज्यादा है, हम अपनी गर्दन को ये मूवमेंट दे ही नहीं रहे हैं, हम अपनी कमर को ये पीछे वाला मूवमेंट दे ही नहीं रहे हैं, तो ये प्रॉब्लम स्पाइन में देखी जाती है। और एक तीसरी चीज आपने क्या बताई थी? थायराइड। थायराइड। थायराइड की शिकायत अगर है, थायराइड की शिकायत भी बहुत सारे लोगों में देखी जा रही है। बीपी, शुगर, थायराइड बहुत कॉमन हो गया है। तो थायराइड हमको क्यों होता है, वही है कि तीसरी थायराइड। उन्होंने थायराइड नहीं कुछ और बताई। तीसरी शिकायत सर ने क्या बताई थी? एक बार अनम्यूट करिए। सेकंड में थायराइड बताए थे। टाइफाइड। टाइफॉइड, सॉरी। टाइफॉइड। टाइफॉइड, यस यस। देखिए टाइफॉइड जो है, टाइफॉइड एक इन्फेक्शन है ना। टाइफॉइड सैल्मोनेला टाइफी नाम का जो बैक्टीरिया होता है, वो जब शरीर में आ जाता है तो व्यक्ति को टाइफॉइड की शिकायत होती है। अब टाइफॉइड सैल्मोनेला टाइफी कहाँ से आया? एक ही तरीका है टाइफॉइड होने का, गंदा पानी, अनहाइजीनिक वाटर। जब हम गंदा पानी के संपर्क में हैं, अगर हम बाहर का गंदा खा रहे हैं, जैसे कि सबसे कॉमन रूट,
पानी पूरी जब हम सड़क की खा रहे हैं गंदे पानी वाली, तो टाइफाइड बहुत इजीली लोगों को कॉन्ट्रैक्ट होता है। प्लस आपने ये सुना होगा, बारिश के समय पे टाइफाइड बहुत बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि गंदा पानी उस टाइम पे होता है, वहां पर वो बैक्टीरिया मिलता है, गंदे कीड़े मकोड़े उस टाइम पे होते हैं, और उसी टाइम अगर हम गंदा पानी का सेवन कर रहे हैं तो हमको टाइफाइड होता है। तो सबसे पहली बात तो है कि हम अपना हाइजीन जो है वो अच्छा रखें, गंदे पानी के संपर्क में ना आए, पानी अच्छा रहे, तो हमको टाइफाइड नहीं होगा। और इन केस टाइफाइड हो गया है तो नेचुरोपैथी में भी यह है कि इन्फेक्शन के इलाज के लिए नेचुरोपैथी बाद में आएगा, पहले एंटीबायोटिक लेनी पड़ेगी। जो बैक्टीरिया आ चुका है उसको मारने के लिए एंटीबायोटिक तब हमको एलोपैथी मेडिसिन का सहारा लेना पड़ता है, जैसे मलेरिया है, डेंगू है, फ्लू है, चिकन पॉक्स है, टाइफाइड है। इस समय पे हमको एंटीबायोटिक का सहारा लेना पड़ता है। जैसे ही वो ठीक हो जाए तो हम फिर बैक टू नेचुरोपैथी आ जाए। प्लस जो इन इन्फेक्शंस के टाइम पे जो हमको फीवर आता है, जो सर में दर्द होता है, हमको बॉडी पेन्स होते हैं, जो सिम्टम्स आते हैं, उनको ठीक करने के लिए फटे दूध का पानी, मतलब कि दूध को जब हम लोग उबाल के नींबू से फाड़ देते हैं, छेना पनीर अलग कर देते हैं, तो येलो कलर का पानी बचता है। वो पानी जब हम उसका सेवन करते हैं वो हमारे लिए मिरेकुलस मेडिसिन का काम करता है। वो हमारे शरीर में फीवर को खत्म करता है, हमारे लिवर को हेल्दी करता है। तो टाइफाइड फीवर में फटे दूध का पानी बहुत हेल्पफुल है, लेकिन बच के रहे इन्फेक्शन से। जी सर, आगे बढ़ते हैं सर। और पाइल्स का प्रॉब्लम एक आया है कि जिसमें सी सेक्शन जिनका होता है सर, तो उनका भी मतलब जो पहले नहीं था लेकिन सी सेक्शन के बाद हुआ है, तो उसमें भी क्या यही जो आप सजेस्ट किए हैं वही है? देखिए, अगर सी सेक्शन के बाद में पाइल्स आया है तो उसका ये है कि हमने कुछ ना कुछ ऐसी दवाइयां ली हैं जिनकी वजह से कॉन्स्टिपेशन प्रोड्यूस हुआ है। पाइल्स सी सेक्शन की वजह से नहीं आया है, सी सेक्शन की वजह से दवाइयां ली गई, दवाइयों की वजह से कॉन्स्टिपेशन आया, कॉन्स्टिपेशन की वजह से पाइल्स आया। ये पूरा उसका एक प्रोसेस है। तो जो मैंने बताया कि हमको कॉन्स्टिपेशन ना हो उसके लिए हमको फ्लूइड्स और फाइबर्स बराबर मात्रा में लेने पड़ेंगे, और हमको कॉन्स्टिपेशन से बचना पड़ेगा। प्रेशर जो हम लगा रहे हैं वो पेट से लगाना रहेगा। और पाइल्स अगर हो गया है तो उसको ठीक करने के लिए कटी स्नान जो मैंने हिब्बात बताया टब से, वो ही बेनिफिशियल है। जी धन्यवाद सर। आइए ज्योति जी, आप आइए। प्रणाम दीदी, सर को प्रणाम, और प्रणाम। हमारे दोनों महागुरुओं को आज दिल से प्रणाम। अभी गुरुदेव ने पाइल्स की समस्या को तो डिस्क्राइब कर दिया है, वो तो क्लियर हो गया। बट मेरे साथ खुद की प्रॉब्लम है पाइल्स की, और मुझे जैसे ना पानी जैसा रेगुलर हमें लगता है कि डे आवर में तो लगातार जो है पानी जैसा स्राव टाइप का निकलता है। पाइल्स की समस्या भी है, पेट भी साफ नहीं होता है, कॉन्स्टिपेशन की भी समस्या है, और मेरी हाइट 5 फुट 11 इंच होने के बाद 92 का मेरा वेट भी है। और दूसरी एक समस्या लगातार सर्दी का होना और छींके आना और शरीर में ग्रोथ ना होना, ये 2 समस्याएं हैं गुरुदेव। तो वो मुझे पाइल्स का तो पूरा का पूरा डिटेल मिल गया, बट उसमें जो पानी जैसा आता है वो क्या होगा उसके लिए? इसका मतलब जैसा कि आपने बताया ये है कि आपको डाइजेस्टिव सिस्टम में मल्टीपल प्रॉब्लम्स आ रही हैं। आपको पाइल्स की शिकायत भी है, आपको दिन भर में लिक्विड मोशन भी, लूज मोशन भी हो रहा है, उसके लूज अलावा मोशन नहीं होता सर, लूज पानी मोशन जैसा। नहीं होता, हम्म लूज मोशन नहीं है, जैसे एक अलग तरीके का स्राव, हम्म। एक अलग तरीके का पानी जैसा रेगुलर जो है वो मतलब कि उस पोर्शन पर हमेशा गीलापन, वेटी होना, हम्म। तो वो मतलब कि अनकंफर्ट फील होता है मुझे। डिस्कम्फर्ट भी हो रहा है और पेट भी अच्छे से साफ नहीं हो रहा है। हाइट 5'11" है, वजन 92 है। जैसे कि हम देख पा रहे हैं, थोड़ा सा जो बीएमआई है वो ओवरवेट की तरफ भी है। तो इसका जो मूल कारण है कि हमारे ब्लड में टॉक्सिन्स जमा है, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में टॉक्सिन्स जमा है, वो एलिमिनेट नहीं हो पा रहे हैं। बॉडी चाह रही है कि शरीर से जो है टॉक्सिन्स का एलिमिनेशन हो जाए, लेकिन उसका सही रास्ता नहीं मिल पा रहा है। तो इसके लिए आपके लिए सबसे बेनिफिशियल जो रहेगा कि आप अपने शरीर को रेस्ट दें। पहली बात तो फास्टिंग करें, दूसरा डिटॉक्सिफिकेशन के जो ट्रीटमेंट्स हैं, जो तरीके हैं, जो थेरेपीज हैं, वो आप लें। शरीर का वजन जो है जैसे ही नॉर्मल पे आएगा, जैसे ही ब्लड में से और डाइजेस्टिव सिस्टम में से टॉक्सिन्स क्लियर हो जाएंगे, तो आपकी तीनों चारों जो प्रॉब्लम्स हैं वो इजीली रिजॉल्व हो जाएंगी। मतलब कि अगर आप नोटिस करेंगे, 2-3 दिन का ही अगर आप अपना डाइटरी चेंज करते हैं, थोड़ा सा फास्टिंग की तरफ जाते हैं, अपना पैटर्न डाइट का चेंज करते हैं, तो आपको इसमें फर्क दिखना शुरू हो जाएगा।
ओके सर। और ये लगातार छींक आना और इसके बाद इम्यूनिटी कम है, सर्दी का कम, जी जी वही है, शरीर के अंदर टॉक्सिन्स है, इम्यूनिटी कम है, शरीर वेट कर रहा है कि कब आप उसको मौका देंगे साफ होने का। जैसे ही सफाई शुरू होगी ये सारे सिम्टम्स गायब हो जाएंगे। धन्यवाद सर, आशा करते हैं आप अच्छे से सुने हैं। और जो साथी ऐसे ही बैठे हुए हैं, आप लिखिए इसको। जी मीता जी आप आइए, मीता जी आप आइए। हाँ जी, गुड मॉर्निंग गुड डॉक्टर मॉर्निंग। साहब को धन्यवाद। मेरे क्वेश्चन है जिसका हार्ट का प्रॉब्लम है और एंजियोप्लास्टी हो गया है, वो कैसे खुद को ठीक रखे? ठीक है, हार्ट का प्रॉब्लम आज के लिए, आज की समय में बहुत ही बड़ी समस्या है, दुविधा का विषय है हार्ट प्रॉब्लम। बहुत सारे लोगों को जूझना पड़ रहा है और क्रिटिकल केयर में जाना पड़ रहा है। तो हार्ट का प्रॉब्लम कहाँ से आ रहा है? हार्ट का प्रॉब्लम तब आ रहा है जो हमारी आर्टरीज हार्ट को ब्लड सप्लाई करती हैं, उसमें जब कोलेस्ट्रॉल बन रहा है, जमा हो रहा है, दीवारों में कोलेस्ट्रॉल जमा हो रहा है, उस वजह से वो ब्लड सप्लाई अच्छे से नहीं हो पा रहा है। इसलिए लोगों को जो है एंजियोप्लास्टी की तरफ, स्टेंट की तरफ, एंजियोग्राफी, बाईपास, इनकी तरफ जाना पड़ रहा है। तो सबसे पहले हार्ट की प्रॉब्लम से बचने का एक ही तरीका है, कार्डियोवास्कुलर एक्सरसाइजेस। डेली बेसिस पे जब हम थोड़ा सा व्यायाम, योगा, प्राणायाम, वॉकिंग, जॉगिंग, साइकिलिंग, स्विमिंग जब हम करते हैं, तो पहली बात तो वहाँ पे कोलेस्ट्रॉल जमा होने की गुंजाइश नहीं बचेगी। दूसरा, जो हम खा रहे हैं रिफाइंड ऑयल, तेल, बटर, घी, चीज, बेसन, मैदा, तला हुआ, इन सब की वजह से जो हमारी बॉडी में बैड कोलेस्ट्रॉल इकट्ठा हो रहा है, एक्यूमुलेट हो रहा है, उस वजह से हम लोग हार्ट प्रॉब्लम की तरफ जा रहे हैं। तो दो कारण हैं, एक तो सेडेंट्री लाइफस्टाइल मतलब कि आलस, ज्यादा फिजिकल एक्टिविटी ना करना, दूसरा की गलत खान पान। तो वो अगर हम दोनों को ठीक कर दें तो हार्ट प्रॉब्लम होगी ही नहीं। और अगर हो चुकी है, एंजियोप्लास्टी भी हो चुकी है, तो अब तो हमको नेचुरोपैथी बहुत ही डेडिकेशन से फॉलो करनी पड़ेगी, ताकि अब तो वो पेशेंट हार्ट पेशेंट हो गया, अब तो उसको जो है खास ध्यान रखना ही है। इकोस्प्रिन चल ही रही है, हार्ट की मेडिसिन चल ही रही हैं, तो अब तो उसको खास करके अपना ध्यान रखना है नेचुरोपैथी के थ्रू ही, ताकि ये जो मेडिसिन चल रही हैं ये कहीं ना कहीं जाके लीवर और किडनी को परेशान करती हैं और आगे वो वाली प्रॉब्लम्स देती हैं। तो जो मैंने ये दो चीजें बताई, अपना खान पान सही रखना और अपना कार्डियोवास्कुलर एक्सरसाइजेस करते रहना, उससे ही हमारी हार्ट की एक्टिविटी अच्छी बनी रहेगी। प्लस बहुत बार ये बताया जाता है कि हार्ट पेशेंट को स्ट्रेस नहीं लेना होता है, खुश रहना होता है, अच्छे माहौल में रहना होता है, पॉजिटिव रहना होता है, तो वो भी बहुत जरूरी है। तो हार्ट पेशेंट जो भी है जिनकी एंजियोप्लास्टी हो चुकी है, वो मेडिटेशन रेगुलर बेसिस पे करें, स्वाध्याय करें, सेल्फ स्टडी करें, तो उनको जो हार्ट है वो आगे और परेशान नहीं करेगा, हेल्थ उसकी बनी रहेगी। जी धन्यवाद सर। आइए रवितेश सर। धन्यवाद मैडम। सर मैं एक एडवाइस चाहता हूं कि अपनी जो जीवन है सुचारू रूप से सर कुछ ऐसा एडवाइस करें कि खान पीन हमारा क्या हो कि हम बीमार ही ना पड़े। सर सभी तो बीमारी का इलाज पूछ रहे हैं आपसे, कुछ मैं टिप्स आपसे चाहता हूं कि सर हम बीमार ही ना पड़े, ऐसा कुछ मैसेज चाहिए आपसे। जैसा कि मैंने बताया, इंडिया का एक पैटर्न बन चुका है, 90% डाइट जो है वो कुक्ड है, रोटी, सब्जी, दाल, चावल, तला हुआ भोजन, ये सब हम ज्यादा खाते हैं। अनकुक्ड भोजन, रॉ डाइट जैसे कि फ्रूट्स, सैलेड्स, स्प्राउट्स, सूप्स, जूसेस, ये हम ना के बराबर लेते हैं। जैसे ही हम अपने आहार को 50-50 डिवाइड कर लेंगे, 50% कुक्ड, 50% अनकुक्ड, हर मील से पहले 50% आप अपना पेट जो है वो फल, सलाद और सूप से भर लें। उसके बाद आपकी रोटी और चावल की गुंजाइश कम हो जाती है, 3 रोटी की जगह आप 1.5 रोटी खाएंगे, 1 बाउल चावल की जगह आप आधा बाउल चावल खाएंगे। जैसे ही आपने 50-50 कर लिया, आपकी बॉडी को बैलेंस डाइट मिल गई, भरपूर मात्रा में न्यूट्रिशन भी मिल गया और कैलोरीज भी मिल गई, पेट भी भर गया और हैवी भी नहीं हुआ। तो एक तो ये है। दूसरा, बार बार बॉडी को खाने का लोड देने की आदत, मतलब कि सुबह उठे तो चाय, थोड़ी देर बाद नाश्ता, थोड़ी देर बाद खाना, शाम का नाश्ता, रात का खाना, फिर कुछ स्नैकिंग, ये आदत खराब है। हमको बॉडी को रेस्ट देना है, हमको 2 मील्स के बीच में कम से कम उतना टाइम रखना है जितना हमको डाइजेशन के लिए लगता है, मतलब कि 6 से 7 घंटे। जैसे कि सुबह हम उठ रहे हैं तो हम लोग जो है बॉडी का एलिमिनेशन फेज है, तो हम उसको एलिमिनेटिव चीजें दें, जैसे कि हम उसको
जूस दें, हम उसको सलाद दें, हम उसको हरी पत्तेदार सब्जियों का रस दें, तो हमारी बॉडी एलिमिनेशन में जाएगी। उसके बाद जब हम खाना खा रहे हैं, खाना खाने से पहले हम सलाद, फ्रूट्स, फल, सूप, स्प्राउट जरूर लें। उसके बाद जो दिन का खाना है और रात का खाना है उसके बीच में 6 घंटे का गैप हो। बीच की स्नैकिंग को अवॉइड करें। भूख लग भी रही है तो कुछ हेल्दी लें, जैसे कि नारियल पानी या फिर स्वीट कॉर्न या फिर अंकुरित। और दिन में 2 ही मील्स की आदत बनाएं, दिन का खाना और रात का खाना। उसके अलावा नाश्ते की आदत खराब है, शाम को स्नैकिंग की आदत खराब है, रात को सोने से जस्ट पहले कुछ भी खाने की आदत खराब है। ये कुछ टिप्स है जिससे कि हमको ध्यान रखना है और बीमारी आएगी ही नहीं, कोई सी भी बीमारी। जी धन्यवाद सर। इसी के साथ एक को रिलेटेड सवाल है कि फास्टिंग का भी शेड्यूल क्या रहेगा सर, और फास्टिंग में क्या क्या बंद है और कितना टाइमिंग, वो भी थोड़ा सा बोल दीजिए सर। फास्टिंग अगर रेगुलर कुणाल बेसिस सर पे, एक बार फास्टिंग में क्या लोग समझते हैं कि बिल्कुल भूखा रहना, तो आप थोड़ा जी सा हाँ मैं वही बता वही देता हूँ। वही सर। हाँ, इसलिए देखिए सबसे फास्टिंग पहले सुनते ही हम, लोगों को वो लगता है ना, तो जी आप थोड़ा सा बता दें कि मैं बता फास्टिंग देता हूँ, कितनी तरह की होती है जो। जी जी मैं बता देता हूँ। देखिए फास्टिंग, सबसे पहले हम समझे कि फास्टिंग है क्या। फास्टिंग जो है, पहली बात वो विलफुली होगी, अपनी मर्जी से होगी, कोई हमें जबरदस्ती फास्टिंग नहीं करा सकता। हमारा जब मन होगा, जब हमारी इच्छा होगी तो ही हम फास्टिंग करेंगे। फास्टिंग करने से पहले ही उसका समय नियमित हो जाएगा। स्पेसिफिक ड्यूरेशन हमको पता होगा कि हमें कितने समय के लिए फास्टिंग करनी है। जैसे कि हमें पता है कि करवा चौथ में 24 घंटे की होती है, एक दिन पूरा जो है वो बिना खाने के रहना होता है। ऐसे ही बहुत सारी तिथियां हैं, 11 है, एकादशी है, नवरात्रि है, रमजान है, पर्युषण है। इन सब में हमें पता रहता है पहले से कि हमें कितने दिन के कितने समय की फास्टिंग करनी है। समय नियमित फिक्स्ड रहता है। तो पहला हो गया हमारी मर्जी से होनी चाहिए, दूसरा कि हमें कितने समय की करनी है, तीसरा हमें ये पता है कि हमें फास्टिंग किस चीज पे करनी है, मतलब कि उस ड्यूरेशन में हमको क्या लेना अलाउड है, क्या लेना अलाउड नहीं है। अगर हम वो वाली फास्टिंग कर रहे हैं जिसमें हम बोल रहे हैं हमें तो फलाहारी अलाउड है, हमें तो साबूदाना अलाउड है, हमें तो फ्रूट्स अलाउड है, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है। फास्टिंग मतलब कि खाना कुछ भी नहीं है, चबाने वाली कोई भी चीज हम नहीं लेंगे फास्टिंग में। सिर्फ हमको, अगर हमको लेना ही है तो हम सिर्फ लिक्विड डाइट ले सकते हैं, जैसे कि जूस फास्टिंग होती है जिसमें हमको केवल जूसेस अलाउड होते हैं, वाटर फास्टिंग होती है जिसमें केवल पानी अलाउड होता है, या फिर ड्राई फास्टिंग होती है जिसमें हम निर्जला होता है, पानी भी अलाउड नहीं होता है। करवा चौथ मेरे हिसाब से निर्जला होता है क्योंकि उसमें पानी भी हमको चांद आने के बाद ही लेना होता है। मैं सही बोल रहा हूँ? हाँ जी सही। तो फास्टिंग में खाना तो है ही नहीं, ये तो फिक्स बात है, अपनी मर्जी से ही करनी है। तो एक तो ये हो गई फास्टिंग। अब हम जो थेरेप्यूटिक फास्टिंग करते हैं, उपवास चिकित्सा, जो हम शरीर के शुद्धिकरण के लिए, बॉडी की हीलिंग के लिए और डिटॉक्सिफिकेशन के लिए करते हैं, तो जैसा कि नेचुरोपैथी हमको सिखाता है, लाइफस्टाइल में हफ्ते में एक दिन हम जूस फास्टिंग जरूर करें। मतलब कि कोई भी एक दिन हमारा हफ्ते में हो जिस दिन हम दिन भर खाएंगे कुछ नहीं, सिर्फ लिक्विड पे रहेंगे। अब वो लिक्विड में सूप हो सकता है, नारियल पानी हो सकता है, नींबू पानी हो सकता है और जूसेस हो सकते हैं। खाना नहीं है, खाना मतलब फ्रूट भी नहीं खाना है, जूसेस मतलब सिर्फ जूसेस। ये हो गई एक दिन की। उसके अलावा जो डेली बेसिस पे हम इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हैं, मतलब कि रात को जैसे अगर हम लोग सूर्यास्त के समय खा रहे हैं, सपोज 7:30-8 बजे, तो 7:30-8 बजे हमने अपनी लास्ट मील ली। उसके बाद कम से कम 15 से 16 घंटे खाना कुछ भी नहीं है, लिक्विड चलेगा। जैसे सुबह उठने के बाद हमने अगर लेमन हनी वाटर ले लिया, नाश्ते में हमने कोई भी एक जूस ले लिया, तो ये हमारा रात के 8 बजे से दोपहर को अगर हम 1 बजे भी लंच कर रहे हैं, तो ये ड्यूरेशन अगर आप देखेंगे तो ये 17 घंटे है। 17 घंटे एक अच्छा ड्यूरेशन है डेली बेसिस पे इंटरमीडिएट फास्ट करने के लिए। ये हमारी बॉडी में आलस नहीं प्रोड्यूस करेगा, लिथार्जी नहीं देगा, बॉडी को एक्टिव रखेगा, जितना हमारा कैलोरी और न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट है वो पूरा होगा। उसके बाद जब हम 1 बजे अपना मील लेंगे, 1 बजे से 8 बजे तक का जो 7 घंटे का समय है वो खाने का रहेगा, उसमें हम 2 मील लेंगे। 1 बजे हम हेल्दी फूड लेंगे, सलाद लेंगे, अपना नॉर्मल रोटी सब्जी दाल चावल लेंगे। उसके बाद हम लोग सीधा सूर्यास्त के टाइम पे 7:30-8 बजे अपना मील लेंगे, और ये 2 मील्स हम लेंगे 7 घंटे के अंतराल में ही, और बाकी के 17 घंटे केवल लिक्विड रहेगा। तो ये हमारी बॉडी को इनफ टाइम दे देता है हील करने के लिए, रिपेयर करने के लिए, डाइजेस्ट करने के लिए, बॉडी को ठीक करने के लिए। जी धन्यवाद सर। जी सर आप कुछ बोलने वाले हैं। जी डॉक्टर साहब, मैं एक चीज पूछना चाहता हूँ। कुछ लोग बोलते हैं कि फ्रूट्स और खाना साथ में नहीं लेना, यानी पका हुआ और फ्रूट्स,
साथ में नहीं लेना चाहिए, या दो तरह खट्टे और मीठे फ्रूट साथ में नहीं लेने चाहिए, क्या ये सही है? बहुत सारे फूड कॉम्बिनेशंस जो है वो सिखाए जाते हैं, पढ़ाए जाते हैं। इसमें से लगभग जो है वो सही होते हैं, लेकिन कुछ जो है वो गलत भी होते हैं। जैसे कि आपने बताया कि पका हुआ और कच्चा साथ में नहीं लेना है, एकदम सही बात है। हमको जो है कच्चा जब हम ले रहे हैं, कच्चा लेने के 15-20 मिनट के बाद हमको पके हुए पे आना है। इसलिए मैंने बोला खाना खाने से पहले फ्रूट्स या सलाद ले ले, 15 मिनट का गैप रखें, क्योंकि दोनों को डाइजेस्ट करने के लिए जो एंजाइम बॉडी क्रिएट कर रही है वो अलग अलग है। उसको जब हम मिक्स करते हैं तो बॉडी कंफ्यूज हो जाती है। तो उसमें से बॉडी को जो इजी होता है डाइजेस्ट करना वो तो डाइजेस्ट कर लेती है, जो डिफिकल्ट होता है वो रह जाता है और वो फिर फैट के फॉर्म में या टॉक्सिन के फॉर्म में कलेक्ट हो जाता है। तो बॉडी को कंफ्यूज ना करते हुए हम लोग कच्चा थोड़ी देर पहले ले लें, 15-20 मिनट का गैप दें, और फिर हम पका हुआ लें, उसको मिक्स ना करें। बाकी जो खट्टे और मीठे का साथ में नहीं लेने का है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ले सकते हैं साथ में। जैसे कि मैं बता दूं, जो एप्पल है, जो पपीता है, जो अनार है, ये मीठे हैं। जो ग्रेप्स हैं, मौसमी है, नींबू है, ये खट्टे हैं, साथ में लिए जा सकते हैं, लेकिन कच्चा ही है ये। कच्चे और पके को मिक्स करके ना खाएं, कच्चा पहले ले लें, पका बाद में लें। जी थैंक यू। जी फैटी लीवर का बहुत सारा ये आ रहा है सर, फैटी तो लीवर। फैटी लीवर अपने नाम में क्लियर है, एक्स्ट्रा फैट जमा हो गया है लीवर के ऊपर। फैटी चीजें खाना बंद कर दें, दौड़ना शुरू कर दें, फैटी लीवर ठीक हो जाएगा। धन्यवाद सर, समय इजाजत नहीं दे रहे हैं। कोई बात नहीं, थोड़ा आज के लिए समय की रियायत, क्योंकि डॉक्टर साहब का मौका मिला है तो लाभ थोड़ा ले सकते हैं। ठीक है, कुछ और साथी थे? हरी सिंह सर, हरी सिंह सर। सर ये शुगर के बारे में बताना था। बोलो। शुगर के बारे में? हाँ सर। शुगर क्यों होती है? शुगर इसलिए होती है कि हम लोग जो है सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स डाइट में ज्यादा ले रहे हैं, या तो फिर जेनेटिक कारण है, माँ बाप को, दादा दादी को रही है, इसलिए हमें भी दिख रही है। तो हम जो है अगर डाइट में सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स जो कि होते हैं चावल, गेहूं, आलू, मिठाइयाँ, कोल्ड ड्रिंक्स, बाहर का, ये सब ज्यादा ले रहे हैं, तो शरीर के अंदर शुगर बढ़ रही है। और हमारा जो पैंक्रियास है वो इतना इंसुलिन सिक्रीट नहीं कर पा रहा है कि वो ब्लड शुगर लेवल को बैलेंस कर पाए, तब जाके जो है डायबिटीज की शिकायत बन रही है। और शुगर की दवाई हम शुरू कर दे रहे हैं, जो निरंतर लिए जा रहे हैं। तो शुगर होने का कारण एक ही है कि हमने डाइट खराब करी। शुगर ठीक करने का तरीका एक ही है कि हम उस डाइट को ठीक कर दें, सिंपल कार्बोहाइड्रेट से फ्री हो जाए। ये सब गेहूं, चावल, आलू और मीठा और कोल्ड ड्रिंक्स और सिंपल शुगर्स जो है उसको रोक के हम नेचुरल डाइट पे आ जाएं, जिसमें कि हमको, जैसा मैंने बताया, फ्रूट, सैलेड, स्प्राउट, सूप्स, जूसेस हम ज्यादा लें, ये सब हम ना के बराबर लें। शुगर अपने आप बैलेंस होने लग जाएगी। प्लस शुगर को ठीक करने के लिए कुछ एलिमेंट्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है बॉडी के अंदर, फाइबर्स जो हमको अच्छे से देते हैं, जैसे कि मेथी दाना जो हम लेते हैं, मेथी दाने का पानी, वो शुगर को ठीक करता है। हम जो हरी पत्तेदार सब्जियों का रस ले रहे हैं उसमें हम थोड़ा करेला ऐड कर दें, वो शुगर को ठीक करेगा। हम दिन में 3 से 4 बार नीम की पत्तियां चबाएं, वो शुगर को ठीक करेगा। और कुछ नेचुरोपैथी ट्रीटमेंट्स होते हैं अलग अलग तरीके के, उससे हमारा पैंक्रियास जो है वो एक्टिव होता है, उससे भी हमारी शुगर ठीक होती है। धन्यवाद सर। आइए शाकेंद्र भैया। डॉक्टर साहब, शुगर में केला खाना चाहिए कि नहीं सर? जिसको है डायबिटीज, उस फास्टिंग में केला, आम या मीठा सेब तो खाना चाहिए कि नहीं सर? आम, चीकू और गन्ना नहीं खाना है। केला, सेब खा सकते हैं अगर चावल, गेहूं और आलू रोक के रखा है तो। कि गन्ना नहीं खा सकता है? नहीं, अच्छा। उसमें शुगर केन होता है, शुगर केन में सुक्रोज होता है, सुक्रोज तुरंत जो है वो शुगर को हाई करता है। तो आम है, काफी मीठा है, गन्ना है, काफी मीठा है, चीकू है, काफी मीठा है, पपीता, केला, एप्पल जो है वो इतना फ्रक्टोज नहीं देता है, वो लिया जा सकता है। ये 3 फल जो है ये काफी मिठास दे देते हैं, अचानक शुगर बढ़ा देते हैं, तो इनको अवॉइड करना रहता है। गन्ना का जूस? वही है ना सर, गन्ने से ही बना ना। गन्ने तो, हाँ, जूस भी तो गन्ने ही है ना। गन्ने से ही तो बना। चलिए आगे बढ़ते हैं।
आइए जितेश सर, हाँ जी आप ही को बुला रहे हैं, आइए प्लीज। जी धन्यवाद मैम। सर मेरा क्वेश्चन ये है, जैसे कि वेट लॉस कैसे प्राकृतिक रूप से कर सकते हैं और हाइट इंक्रीज कैसे कर सकते हैं? दो क्वेश्चन है सर। ये बहुत जनों का सवाल है, ध्यान पूर्वक सुनिए बहुत सारे साथी। जी सर। वेट लॉस के लिए जैसा कि मैंने फैटी लिवर में बताया था, वेट लॉस भी वही है। वेट क्यों बढ़ता है? फैट बढ़ने की वजह से। फैटी फूड्स खाना बंद करें, नेचुरल फूड खाना शुरू करें, दौड़ना शुरू करें, तो वेट नहीं बढ़ेगा, वेट इजीली आप घटा सकते हैं। फास्टिंग सबसे अच्छा तरीका है वेट लॉस करने के लिए। जब भी हम फास्टिंग करते हैं तो बॉडी में जो एक्स्ट्रा रिसोर्सेज जमा हैं वो यूज होके एनर्जी यूटिलाइज होती है, तो हमारा वेट जो है वो कम होता है। सबसे पहले हमारी बॉडी का वाटर वेट कम होता है, उसके बाद फैट कटना शुरू होता है। लेमन हनी वाटर सुबह को अगर आप 1 गिलास ले रहे हैं गुनगुना गर्म, वो बहुत जल्दी वेट रिड्यूस करवाता है। तो वेट रिडक्शन का तो बहुत ही कॉमन है, बचपन से हमें पता है, कम खाओ कम खाओ कम खाओ और थोड़ा सा दौड़ के आओ, तो वो आपका वेट रिड्यूस करवाएगा। हाइट बढ़ाने के लिए जो है सबसे अच्छी 2 एक्सरसाइजेस हैं। सबसे पहला तो स्विमिंग और रनिंग। स्विमिंग, साइकिलिंग से हाइट बहुत तेजी से बढ़ती है। प्लस जब हम स्प्राउट्स, मतलब कि स्प्राउट्स को सुपर फूड बोला गया है, उसमें इतना प्रोटीन और न्यूट्रिएंट्स होता है कि वो हमारी हाइट बढ़ाने के लिए काम आता है। प्लस जो हम लोग हरी पत्तेदार सब्जियां लेते हैं उससे भी हाइट बढ़ती है, लेकिन हाइट में बहुत बड़ा रोल हमारे जेनेटिक्स का भी होता है। हमारे माँ बाप की हाइट पे ही लगभग हमारी हाइट जाएगी, और अगर दौड़ने के बाद भी, इतना सब करने के बाद भी हाइट एक लिमिट तक बढ़े, मतलब कि वो थोड़ा जेनेटिक्स का भी रोल है उसमें, उससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। और जो भी आपको, अगर आप कहीं पर भी सुन रहे हो, पढ़ रहे हो कि सर्जिकल इंटरवेंशन से, इस दवाई से, उस दवाई से हाइट बढ़ जाएगी, 2-3 इंचेस यहाँ बढ़ जाएगा वहां बढ़ जाएगा, कुछ भी नहीं है, सब फेल है। नेचुरली ही हाइट मैनेज की जा सकती है। सर कितनी उम्र तक ये हाइट बढ़ने का सिलसिला चलता है? 21 तारीख तक हाइट बढ़ाई जा सकती है। 21 साल के बाद जो बोन्स के एंड में जो प्लेट्स होती हैं वो ज्वाइन हो जाती हैं, उसके बाद हाइट नहीं बढ़ती। जी लेडीज जेंट्स दोनों के लिए? दोनों के लिए। गर्ल्स। 70 साल की उम्र है और कफ की परेशानी बढ़ जाती है सर्दी के मौसम में, क्या किया जाए सर? अगर सर्दी के मौसम में कफ की परेशानी बढ़ रही है तो सबसे पहले तो तली हुई चीजें एकदम बंद कर दें, ठंडी चीजें एकदम बंद कर दें। हल्दी, नमक और पानी, काली मिर्ची के पानी से गार्गलिंग डेली करें। फेशियल स्टीम जो हम भाप लेते थे कोविड में, जो अब हमने छोड़ दी है लेना, वो भाप लेते रहें। एक तो गार्गलिंग हो गई, भाप हो गया, तला हुआ खाना छोड़ना रहेगा, और नेचुरोपैथी के कुछ ट्रीटमेंट्स होते हैं जो सिखाए जाते हैं घर पे करने के लिए, उससे जो है कफ जमा नहीं होता है, और सर्दी में भी हम लोग जो है इजीली उसको मैनेज कर सकते हैं। धन्यवाद सर। माधवानंद सर। थैंक यू बहन। गुरुदेव ज्ञानचंदानी जी के स्पेसिफिक ज्ञान के लिए हृदय से नमन। नेचुरोपैथी बहुत बड़ी चीज है, आपने कहा क्षति जल पावक गगन समीरा पंच तत्व से बना शरीरा, और नेचुरोपैथी में ही इसका इलाज भी है। और कहते ना कि खग मृग बसत अरोग बन हरि अनाथ के नाथ, परमपिता परमात्मा उनका संरक्षण खुद करता है कि वो नेचुरोपैथी पे डिपेंड है। लेकिन जब तो पानी पीना है, जितनी प्यास लगे उतना पानी पीना है, एक चीज। दूसरी चीज, उठते साथ ही अगर हम कुनकुना पानी पीते हैं तो हमारे पाचन तंत्र को बहुत ज्यादा हेल्प करता है। चाय छोड़ के अगर कुनकुना पानी या नींबू का शहद का पानी पिया जाए तो वो बहुत अच्छा हो जाएगा। खाना खाने के साथ साथ और खाना खाने के बाद तुरंत पानी नहीं पीना है। और ठंड में प्यास लगना कम हो जाती है तो पानी पीना भी कम हो जाता है, तो वो गलत है। ठंड में हमको अलार्म लगा लो और पानी 4 लीटर कैसे भी करके कंप्लीट करना है, क्योंकि पानी हमारे शरीर के लिए बहुत जरूरी है। 75% शरीर जो है वो पानी ही है, और पानी से ही हमारी पूरी जीवन शैली जो है वो मेंटेन रहती है। और पानी पीने का ऐसा कोई शेड्यूल नहीं होता है, प्यास लगे तो पानी पीना है, और नहीं लग रही है तो भी पीना है, लेकिन खाना खाने के साथ में और बाद में नहीं पीना है। खाना खाने से पहले थोड़ा पानी पिया जा सकता है। जी, और कोई मैं एक चीज बोलना चाहूंगा कि 8 बजे से मेरा जो है ड्यूटी आवर शुरू हो जाता है, तो उस हिसाब से हम इसको बैठ जाएं, आराम से सिप बाय सिप पानी पीना होता है। गटागट पानी पीने से तकलीफ हो सकती है। 3-4 ग्लास पी रहे हैं अच्छी बात है, लेकिन धीरे धीरे पिए, और धीरे धीरे पियेंगे तो 3-4 ग्लास नहीं पी पाएंगे, 1-2 ग्लास में संतुष्टि हो जाएगी। जी डॉक्टर साहब
हाँ लास्ट में सिर्फ टाइम हो रहा है हाँ तो एक बार लास्ट में आमिर सर को ले लेते हैं सर, बहुत देर से चैट में दिख रहे हैं। आमिर भैया को लास्ट सर सियाटिका का कोई सॉल्यूशन? शियाटिका का सॉल्यूशन है नेचुरोपैथी में। सबसे जरूरी है कि शियाटिका हमारा गलत पोस्चर की वजह से होता है, पोस्चर ठीक किया जाए। दूसरी चीज, उसमें हम लोग योगा अगर डेली बेसिस पे स्पेशली शियाटिका के लिए करेंगे, उससे हमको बहुत आराम मिलेगा। उसके अलावा सिकाई है, और शियाटिका में एक्यूपंक्चर का रोल बहुत अच्छा देखा गया है। एक्यूपंक्चर को जब हम नेचुरोपैथी के साथ इंटीग्रेट करके देते हैं तो शियाटिका ठीक हो जाता है। 10-12 दिन लगते हैं, लेकिन पूरी तरीके से ठीक हो जाता है। ओके सर, थैंक यू। थैंक यू। धन्यवाद सर। ओवर टू रिस्पेक्टेड सर। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। थैंक यू। अगर कभी और समय मिलेगा तो हम जरूर आपका लाभ लेना चाहेंगे। और सभी साथियों को मैं कहना चाहता हूँ कि आप कि कुछ जो आदतें ठीक करनी पड़ेगी। मैं तो लगातार ये सुन रहा था कि सारा मैटर आदतों का है। जी। हमारी जो रुचि जो है ना वो अच्छी होनी चाहिए, इच्छाएं अच्छी होनी चाहिए, सात्विक होनी चाहिए। बाकी पता सबको है, जितना बताया उसमें से 80% हमको सबको पहले ही पता है कि जंक फूड नहीं खाना, करेक्ट। व्यायाम करना सब पता है। लेकिन पता होने से ठीक नहीं होना है, ये आप मान के चलिएगा। और आप क्या चाहते हैं कि कोई इजीली हो जाए, हमें कोई बता दे और बस काम हो जाए, ऐसा नहीं है। हमको अपना जीवन ठीक करना पड़ेगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। आप सर आप लीव कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। थोड़ा सा आज YouTube में जाके फिर से वीडियो सुनिए ध्यान से, तो वहां पे ही समाधान है। और नहीं, जो उससे भी ज्यादा जरूरी है अपने आप को चेक कीजिए कि हम जान तो कभी के रहे हैं पर करना नहीं चाहते हैं। अब योगा यहाँ 5:30 से 6:30 रेगुलर होता है, रेगुलर सालों से होता है। आते कितने हैं? आएंगे नहीं तो जानने से